खुद ही कीजिए। आप कहीं खोजते फिरोगे तो कहीं मिलेगा नहीं। राजीव जी, बस बहुत हो गया। प्रवीण भाई साहब, प्रवीण पांडे जी के दो प्रश्न हैं, दोनों मजदूरों से जी संबंधित हैं। मैं दोनों को जी एक साथ लेता हूं। जी जी पूरे देश में गांवों के जो मजदूर अन्य राज्य में जाकर मजदूरी करते थे, गांवों में वह वापस आ रहे हैं। आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए जिससे मजदूरों को गांवों में ही स्वरोजगार मिले? ये पहला प्रश्न है। इनका दूसरा प्रश्न भी संबंधित है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी कैसे आत्मनिर्भर हो गांव, किसान, गरीब मजदूर? ऐसा इन्होंने दो प्रश्न किए। मैं समझता हूँ कि पहले अपन ये बातचीत कर चुके हैं। एक तो यह है कि ये प्रवासी मजदूर क्या होता है। देश के मजदूर हैं, प्रवासी तो विदेशी लोग, बाहर के लोग होते हैं, जो सब स्वदेशी हैं। तो मुझे लगता है कि यह जो स्थिति है, यह केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का परिणाम है। हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, बार बार, कि व्यवस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना जरूरी है। तो गांव से केवल वे लोग निकलें जिनको गांव से बाहर जो ऐसे काम है जिनका संबंध सीधा गांव से नहीं है, उन कामों को करने के लिए जरूरत है, वो जाएं करें। सामान्यतया रोजी रोटी के लिए किसी को गांव छोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए गांव की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी होनी चाहिए। ग्राम की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी कैसे हो? तो स्वावलंबी कैसे हो तो सेकेंडरी चीज है। पहले ग्राम की इकाई तो हो। अभी तो ग्राम की इकाई निर्णायक किसी अर्थ में है नहीं। जो थोड़ी सी है, वो जो 73rd अमेंडमेंट हुआ है, तो मेरा आप सबसे कहना है कि कम से कम जो गांव की बात करते हैं, वो संविधान का 73वां संशोधन जरूर पढ़ें। तो जितनी सी निर्णायकता गांव को दी गई है, जितनी सी, कम से कम उतनी तो अवतरित हो। वो अवतरित नहीं हो रही है क्योंकि इस देश के एमएलए एमपी वो नहीं चाहते। एमएलए एमपी के पास जो केंद्रित सत्ता है, उसको वो पंचायत को नहीं देना चाहते। इसलिए 73rd अमेंडमेंट व्यवहार में नहीं आ रहा है। उसको व्यवहार में लाना चाहिए। यदि हम लाएंगे तो कुछ मात्रा में, आज की तुलना में कुछ मात्रा में गांव की स्थिति ठीक होगी। और आत्मनिर्भर गांव, किसान गरीब मजदूर। किसान गरीब मजदूर क्यों? किसान भी, शिल्पी भी, मजदूर मजदूर तो पता नहीं क्या होता है, श्रमिक भी और उद्योजक भी, सभी होने चाहिए ना। ये एक समाजवादी फैड है कि समाज की समग्रता की बात करने की बजाय गरीब 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 बोलना। क्यों गरीब गरीब बोलना? पहली बात तो कोई गरीब होना ही क्यों चाहिए? क्यों ना चाहिए गरीब? हमारे देश में हम बहुत गरीब हैं, ये कहने की प्रथा नहीं रही है। तो इसलिए हमारे देश में जो लोग हैं, वो कौन है? आर्थिक रूप से वो किसान है, वो उद्योजक है, वो श्रमिक है, वो सेवक है। तो किसान, उद्योजक, श्रमिक, सेवक, शिल्पी सभी स्वस्थ होने चाहिए। ये जो गरीब गरीब कहने की प्रथा है, इसने समाज का बहुत नुकसान किया है। इसमें एक ढोंग भी आ गया है। इसलिए गरीबों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, समाज की चिंता कीजिए। गरीब की चिंता अपने आप हो जाएगी। गरीब हमेशा गरीब बना रहे, ऐसी व्यवस्थाएं मत कीजिए। आज हमारी देश की ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो गरीब को निरंतर गरीब बनाए रखना चाहती है। उसमें कार्य क्षमता विकसित नहीं करती है, उसमें स्वाभिमान विकसित नहीं कर सकती है, उसमें याचक बुद्धि पैदा करती है। जब आप याचक बुद्धि पैदा करेंगे, उसके भीतर की सृजनशीलता को नहीं जगाएंगे, उसके स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे, तो उसका उन्नयन कहां से होगा? सुखी कहां से होगा? वो तो दुखी रहेगा हमेशा। याचक कभी सुखी हुआ करता है क्या?
और इसलिए ये गरीब मजदूर की बात करना, यह भारत की राजनीति का समाजवादी फैशन है। उससे हम काफी आक्रांत हो गए हैं। हमें इससे मुक्त करना चाहिए और हमें अपने समाज की एकात्मता की बात करनी चाहिए। जी मान्यवर प्रवीण जी। अगला हाँ, अगला अगले प्रश्न। प्रश्न में से कृष्णानंद पाठक जी के दो प्रश्न हैं। हाँ जी। लोकमत परिष्कार से संबंधित प्रश्न हैं दोनों। जी जी। मतदाताओं को प्रशिक्षण करने की क्या कार्यप्रणाली हो, पहला प्रश्न है। जी दूसरा ठीक है। प्रश्न है दूसरा प्रश्न है मतदाताओं को प्रशिक्षित करने के साथ साथ राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षित किया जाए तो लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। इसके लिए क्या कार्य योजना हो सकती है? ये दोनों प्रश्न है वैसे आदरणीय दलों के लिए तो कार्य योजना दल बनाएंगे, वो मेरे आपके बस की बात नहीं है। अपनी पार्टी बीजेपी का मैं स्वयं प्रशिक्षण प्रमुख हूं, तो वो हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। ईश्वर करे कि भारत के सभी दल ऐसा करें। तो अन्य दलों में जो आपके कोई मित्र होंगे तो उनसे कहिए, भाई तुम्हारी पार्टी का जो भी विचार हो अपने कार्यकर्ताओं को पढ़ाओ तो सही। तो लोकमत परिष्कार को के लिए मतदाताओं को प्रशिक्षित करने की कार्यप्रणाली क्या हो? कार्यप्रणाली विकसित होनी है। शुरुआत कहां से हो? शुरुआत यह है, अभी स्थिति यह है कि मतदाता के पास केवल चुनाव में वोट मांगने लोग पहुंचते हैं। तो एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते आप स्वयं अकेले मतदाता के पास प्रशिक्षण के लिए पहुंचिए। एक मतदाता, दो मतदाता, 5 मतदाता चौपाल में जाकर बैठिए, उनसे बात कीजिए। गांव की सभा, नुक्कड़ सभा इसके लिए कीजिए। और इस प्रकार की छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं, 10-10, 15-15 लोगों की सभाएं ले सकने वाले कार्यकर्ता तैयार कीजिए। तो ऐसे कार्यकर्ता स्वयं बनिए और ऐसे कार्यकर्ता तैयार कीजिए, तो मैं समझता हूं लोकमत परिष्कार का काम ठीक से शुरू हो जाएगा। पहले तो इस तथ्य को रेखांकित कीजिए, अभी मतदाता के पास वोट मांगने के अलावा प्रशिक्षण के लिए कोई जाता नहीं है। तो कार्यप्रणाली का प्रथम है जाइए। पहला कार्यप्रणाली है जाइए। दूसरी है कुछ को साथ ले जाइए। तीसरी है जैसे आप जाते हैं वैसे और भी कुछ लोग जाएं, इसके लिए कुछ कीजिए। इसके लिए फिर आप अभ्यास वर्ग करेंगे, स्वाध्याय मंडल करेंगे, प्रशिक्षण शिविर करेंगे, वो उसमें से निकलेंगे। और पहली बात यह है, जाना पड़ेगा, मतदाता के पास जाना है, यह तय कर। आगे सर, मनोज सिंह जी क्या कहते हैं? अगला प्रश्न भाई साहब मनोज सिंह जी का है। एकात्म मानव दर्शन एवं लोकमत परिष्कार ऐसे शाश्वत भावों को संगठन के माध्यम हम लोग जन सामान्य की चेतना में प्रतिष्ठित कर सत्ता केंद्र में इन विचारधाराओं को स्थापित करने का प्रयास करें या सत्ता केंद्र द्वारा जन सामान्य के अंततः प्रवेश की दिशा में प्रयास करें, ऐसा उन्होंने पूछा है। ये ठीक है। देखिए ऐसा है कि सत्ता भी समाज का ही एक अभिकेंद्र है, समाज की एजेंसी है वो, समाज से इतर नहीं है सत्ता। इसलिए सत्ता का भी विचार के लिए उपयोग होना चाहिए और समाज ऐसी सत्ता लाए जो संगत विचार को मानने वाला है। इसके लिए सत्ता निरपेक्ष काम भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ता आने का इंतजार कीजिए तब वो विचारधारा समाज में अपने आप आएगी, और ऐसा भी नहीं है कि सत्ता वालों का कोई काम नहीं है इसमें, ये तो खाली सत्ता के बाहर वालों के काम है। तो सत्ता भी समाज का ही एक हिस्सा है। इसलिए समाज के उस हिस्से के रूप में विचार के पोषण में सत्ता का उपयोग भी होना चाहिए। पर सत्ता ऐसी लाएंगे कहां से? सत्ता ऐसी वहां तभी आएगी जब इस विचार का पोषण करने वाले लोग समाज में होंगे, सत्ता निरपेक्ष होंगे।
तो सत्ता निरपेक्ष वैचारिक अभियान उनकी उतनी ही गहरी जरूरत है। और ऐसी गलती कोई करेंगे यदि कि सत्ता के माध्यम से विचार फैल जाएंगे, तो सत्ता विचार के पक्ष में काम नहीं करती है। सत्ता भी विचार के पक्ष में तभी काम करेगी तो सत्ता को लगेगा कि विचार का काम करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। सत्ता वाले तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनको उसकी इस अहमियत का पता नहीं होगा। आज भी सत्ता में लोग, जो लोग सत्ता में हमेशा रहते हैं, राजभोग का सबको आकर्षण होता है, राजभोग का आकर्षण होता है, पर त्याग का नाटक करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है त्याग का नाटक? क्योंकि त्याग का सम्मान है, सम्मान सबको चाहिए।